नमस्कार। अगर कोरोना को लेकर आपके जहन में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है और अगले 1 घंटे आपकी कंफ्यूजन, आपके सवाल, आपकी दुविधा जवाब लेने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। आप जानते हैं देश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण यानी इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत चिंता बढ़ाने वाली ये खबर है। कई मामले ऐसे हैं जहां मरीज 8 से 10 घंटे में दम तोड़ रहे हैं। कई केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, लेकिन क्लिनिकल टेस्ट में कोरोना संक्रमण का पता चल रहा है। ऐसे में कोरोना के इलाज को लेकर लोगों में कंफ्यूजन भी बढ़ रही है। पहले कहा गया कि RT-PCR रिपोर्ट गलत आ रही है या उसमें कोरोना संक्रमण का पता नहीं चल रहा तो आप सीटी स्कैन टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप ये शुरू में मत करवाइए। पहले कहा गया कि कोरोना के लक्षण आते ही इलाज शुरू कर दीजिए, अब ये कहा जा रहा है कि शुरुआती या माइल्ड सिम्टम्स हो तो दवाई की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या कहा जा रहा है वो भी जी न्यूज़ पर बता रहे हैं, अब जो कहा जा रहा है वो भी हम आपको जी न्यूज़ पर बता रहे हैं, और क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो भी बता रहे हैं। अब लोग क्या करें, उनके मन में कई सवाल हैं कि कैसे पता करें कि भाई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, हल्के लक्षण हैं तो इलाज कब शुरू करना है, कौन सी दवाइयाँ ली जा सकती हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी है, सिटी स्कैन करवाना है नहीं करवाना है, क्या विकल्प हो सकते हैं अगर होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, ये कैसे पहचाना जाए कि जो संक्रमण है वो गंभीर हो चुका है। तो ये वो सवाल जिन्होंने लोगों के जहन में कंफ्यूजन क्रिएट की है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इन शंकाओं को दूर करने की। देश के कई बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मृणाली दत्ता हैं, डायरेक्टर है रेस्पिरेटरी मेडिसिन मेदांता हॉस्पिटल से, डॉक्टर रवि मलिक हैं, डायरेक्टर हैं आयुर्वेदिक हेल्थ केयर के, डॉक्टर सोनिया लाल हैं, डायरेक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल की, हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सोई हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मृणाली दत्ता आपसे है मैम, और सवाल इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद उस दौर से होकर गुजरी हूँ जहाँ पर मुझे 2 वीक के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी मैम। आज मैं उन सभी पेशेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ जिनकी RT-PCR रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। मेरी रिपोर्ट भी मैम नेगेटिव आई, और उसके बाद डॉक्टर्स ने क्योंकि मुझे हाई फीवर था, उनमें से डॉक्टर्स को लगा शायद मुझे वायरल हुआ है और उन्होंने उसके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तो सवाल ये है मैम कि अगर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है तो फिर क्या करें? मतलब जब सिम्टम्स शुरू होता है, इस वक्त जिसको भी बुखार है, जुकाम है, खांसी है, we have to assume it is COVID, whether RT-PCR नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। Now एक बार sometimes हम लोग रीटेस्ट भी कराते हैं, उसमें पॉजिटिव आ जाता है। 80% of the people माइल्ड इलनेस होगा, वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे बिना कोई मेडिसिन का, सप्लीमेंट्स, हाइड्रेशन, पैरासिटामोल एटसेट्रा, ठीक है, ये वाले चीज़ों से। 1% होगा ऑब्वियसली जिनको मॉडरेट इलनेस या सिवियर इलनेस होगा, तो उन पे थोड़ा मॉनिटरिंग, इसलिए हम लोग फीवर, ऑक्सीजन लेवल्स और सिम्टम्स की मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। फर्स्ट वीक यूजुअली होता है बुखार, बॉडी एक, सेकेंड वीक में जाके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप करता है, सांस फूलना, खांसी होना, ऑक्सीजन गिरना एटसेट्रा। सो ये हमें जानना ज़रूरी है, ये पैटर्न सिम्टम्स का। एंड CT स्कैन, ऑफ कोर्स CT स्कैन फर्स्ट वीक में कराएंगे, ज़्यादा जल्दी कराएंगे तो वो नॉर्मल आता है, दैट ऑल्सो डजंट हेल्प, तो वो हमें थोड़ा एंड ऑफ फर्स्ट वीक या गोइंग ऑन टू द सेकेंड वीक कराने की ज़रूरत है। सो इवन इफ द RT-PCR कम्स नेगेटिव, वी हैव टू अज्यूम इट इज कोविड, माइल्ड कोविड के हिसाब से शुरू होता है, देन एज टाइम पासेस, ये 2 वीक की बीमारी होती है, सो पूरा 2 हफ्ता हमें क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। एंड एज टाइम पासेस हमें आइडिया लगेगा कि ये एकदम सेटल हो रहा है या थोड़ा बढ़ रहा है। अच्छा, एट दैट पॉइंट मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। मैम अभी आपने रीटेस्ट कराने की बात की, दोबारा से टेस्ट कराने की बात की, ऐसे टाइम पर जहाँ पर पेशेंट्स को पहला ही टेस्ट लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, इतना इजीली टेस्ट नहीं हो पा रहा। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जब आप कहती हैं टेस्ट को रिपीट कराना, वो टेस्ट का रेपिटेशन कितने दिन बाद, और आज के हालात में कितना मुश्किल है किसी भी टेस्ट को रिपीट करवा पाना एक पेशेंट के लिए भी मैम? ठीक है, दैट्स अ फेयर पॉइंट। टेस्ट रिपीट कराना, आजकल एक टेस्ट का रिपोर्ट 3 दिन बाद आ रहा है, तो दोबारा टेस्ट करना इज अ चैलेंज। बट सी सिम्टम्स इस वक्त जिसको भी फीवर है, खांसी है, जुकाम है, इट इज कोविड। नाउ इफ इट इज अ माइल्ड कोविड, फिर बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर पे आइसोलेट करो, टेक सिंपल मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, गुड हाइड्रेशन, और आप ठीक हो जाओगे।
and that is the majority वो होता है. But एक subset होगा जिनका symptoms बढ़ेगा. So then we have to retest because suppose किसी को hospital की admission चाहिए, specific treatment चाहिए, we do need the confirmation because उसके बगैर फिर hospital में COVID side में admission है, non-COVID side में admission है, that becomes a challenge. COVID का specific treatment हम start करेंगे जब COVID का confirmation आएगा. So these are the challenges and if we have to repeat symptoms बढ़ रहा है, 5 days का gap हम normally देते हैं first and next test में, but all depends on symptoms कितना बढ़ रहा है. And you know if the बुखार होता जा रहा है, खांसी बहुत बढ़ रहा है, then we have to retest and confirm it. Otherwise, उसका further treatment becomes a challenge also. ठीक, हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सोई भी हैं, चेयरमैन है मेदांता लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के और लीड इन्वेस्टिगेटर हैं. डॉक्टर अरविंदर सोई, सवाल ये पहला जो चैलेंज इस वक्त पेशेंट्स फेस कर रहे हैं, एक तो ये कि जो RT-PCR रिपोर्ट है वो फॉल्स नेगेटिव आ रही है. फिर अब एक और कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो ये है कि डॉक्टर के पास कब जाना है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कब लेना शुरू करना है. जी, डॉक्टर बरनाली ने अभी बताया कि जब रिपोर्ट नेगेटिव आए तो क्या करना है. अगर खांसी जुकाम है और बुखार है, बॉडी एक है, हेडेक है, डायरिया, वॉमिटिंग है, तो आपको अज्यूम करना है कि कोविड है और कोविड का ही ट्रीटमेंट करना है. अगर ये सब है तो ऑब्वियसली माइल्ड सिम्टम्स हैं तो फिजिशियन के साथ इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए ऑनलाइन. और एक चीज है, अगर सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट चला जाता है तो वो इतना स्पेसिफिक है कि वो PCR के बराबर ही है. अगर ये दोनों में से कोई सिम्टम है तो कोविड ही है और कोई इन्फेक्शन इस तरह की नहीं होती है जो आजकल हो रही है. अब रही बात कि अस्पताल कब जाया जाए और फिजिशियन से कब कांटेक्ट किया जाए. किसी को भी अगर सिम्प्टोमैटिक डिजीज है यानी कि माइल्ड सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताया, तो उनको ऑनलाइन कोविड कंसल्टेशन डेफिनेटली करानी चाहिए. और अगर सांस चढ़े या सैचुरेशन लगातार 94 के नीचे रहे या 7 दिन तक बुखार न थमे या खांसी चलती रहे 7 दिन से ज्यादा, तो उनको फिर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली जो ओल्डर लोग हैं या इनको कोई साथ में डिजीज या कोमॉर्बिडिटी है. तो अब इसका डिसीजन के स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना है, अस्पताल में भर्ती करना है कि नहीं करना है, सीटी स्कैन चेस्ट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पेशेंट या उनकी फैमिली का या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता. ये फिजिशियन जो आपको कंसल्ट कर रहे हैं ऑनलाइन वो ही डिसाइड कर सकते हैं. डॉक्टर सोनिया लाल, हम बीते दिनों में चेस्ट के सीटी स्कैन को लेकर भी कई तरह की बातें सुन रहे हैं कि भाई सीटी स्कैन कराने से कैंसर हो जाता है, उसके अपने खतरे हैं, तमाम तरीके की बातें. लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं अपने ही एग्जाम्पल के माध्यम से जो दर्शकों के मन में दुविधा उसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरा जब चेस्ट सीटी स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि कोविड शैडोज है और मेरी जो RT-PCR रिपोर्ट थी दैट वाज फॉल्स नेगेटिव. तो सीटी स्कैन कराना है या एक्सरे कराना है, क्या तरीके हो सकते हैं? क्या इस सवाल पर जो कंफ्यूजन है आप उसे दूर कर पाएं? बिल्कुल अदिति, तो सबसे पहली बात है कि आजकल RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, पर जैसे हमारे दोनों डॉक्टर्स ने बोला है, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर किसी को फीवर, कॉफ, कोल्ड है, हमें अज्यूम करना है कि कोविड है. अब लेट्स से किसी का टेस्ट नेगेटिव आता है पर उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए रेकमेंडेड है कि जैसे सिम्टम्स शुरू आप डॉक्टर से डेफिनेटली कनेक्ट करिए टेली कंसल्टेशन के थ्रू. अगर किसी के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, फीवर जा नहीं रहा है, खांसी बढ़ रही है, ये इंडिकेशन है कि सीटी स्कैन करवाना चाहिए, क्योंकि फिर सीटी स्कैन में हो सकता है आपका इन्फेक्शन ज्यादा आए. एंड सीटी स्कैन ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि कोविड है कि नहीं है. तो सीटी स्कैन की डेफिनेट इंडिकेशंस हैं. सीटी स्कैन वैसे रेकमेंडेड नहीं है. किसी को माइल्ड केस है, लेट्स से किसी को बहुत लो ग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है या एसिम्प्टोमेटिक है, तो सीटी स्कैन करने से मैनेजमेंट नहीं बदलेगा. तो व्हाट इज रीजन क्या है सीटी स्कैन का? जब भी हम कोई टेस्ट करवाते हैं उसका पर्पस होता है कि मेरी ट्रीटमेंट कैसे बदलेगी. अगर ट्रीटमेंट बदलने की एक पॉसिबिलिटी है तो टेस्ट डेफिनेटली डॉक्टर की गाइडेंस से करवाना चाहिए. बट yes, CT scan is not a very safe test क्योंकि obviously इसकी रेडिएशन काफी होती है. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ एक बहुत ही साधारण भाषा में आपसे, एक्सरे कराने से
क्या इस इन्फेक्शन के बारे में एक कंक्लूसिव एक नतीजे तक पहुंचने वाला इन्वेस्टिगेशन हो सकता है क्या? एक्सरे इतना सेंसिटिव नहीं है, बट यस, एक्सरे से आइडिया हो सकता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, अगर शैडोज दिखती है, पर्टिकुलर फाइंडिंग्स दिखती हैं। पर अगर हमें और डिटेल में देखना है तो सीटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी। कितना एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोब्स की इन्वॉल्वमेंट है, फ्रंट बैक लोब्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखने के लिए सीटी स्कैन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी, क्योंकि सीटी स्कैन में पर्टिकुलर फाइंडिंग्स हैं जिससे ज्यादा कंफर्म होता है। जो एक्सरे में फाइंडिंग्स होती हैं वो निमोनिया की दिखती हैं, पर निमोनिया का कारण बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ कोविड नहीं। ऑल्दो आई एग्री, आजकल पैंडेमिक है तो हमें अज्यूम करना है कि अगर हमें सीटी में पर्टिकुलर फाइंडिंग्स दिखती हैं तो एक्सरे में दिखती हैं तो हमें कोविड लाइकली है। पर कॉन्फर्मेटरी के लिए अगर सिम्टम्स बढ़ रही हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है किसी के सिम्टम्स कैसे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन गिर रहा है, 94 से कम हो रहा है, खांसी नहीं जा रही है, फीवर बढ़ रहा है, हाई फीवर चल रहा है, 101, 102 कंसिस्टेंटली चल रहा है, फीवर नहीं जा रहा है, तो एक रीजन है कि आप डॉक्टर से बात करके प्रेफरेबली वो आपसे सीटी ही करवाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव है। एक्सरे से शायद उतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, तो फिर सीटी से करवाना बेहतर है। और पेशेंट किसी को खुद टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो उससे उनको फायदा नहीं होगा। डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर करोगे तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो बदलेगा। जी जी। डॉक्टर रवि मलिक, इसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से बहुत डिटेल में डॉक्टर सोनिया लाल ने बताया कि सीटी स्कैन का क्या यूज़ है, किस तरह से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन और उसके मैनेजमेंट में, प्रॉब्लम के मैनेजमेंट में हेल्प करता है, सीटी स्कैन कब कराना चाहिए? देखिए, डॉक्टर सोनिया लाल ने बहुत अच्छा एज ए क्लिनिशियन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आपके व्यूअर्स को बिल्कुल क्रिस्पी वे में बता देता हूँ। कुछ उनके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं और थाउजेंड्स पेशेंट्स मैंने एडमिट करके डिस्चार्ज भी किए हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि पेशेंट को ये जानना बड़ा जरूरी है उसकी डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। मॉडरेट डिजीज तभी होती है जब आपका SpO2 90 से 94 के बीच में आता है। दोबारा बता रहा हूँ, मॉडरेट डिजीज तभी होती है जब आपका SpO2 90 से 94 आता है। इस स्टेज के ऊपर आपको अपने डॉक्टर से सारा कंसल्ट करके सीटी स्कैन वगैरह जो भी डॉक्टर बताएगा आपको करना है। माइल्ड डिजीज में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि आप मॉडरेट में तो नहीं जा रहे हैं। एंड सीवियर डिजीज में आपको आईसीयू में जाना पड़ता है जनरली। ये एक मोटी सी बात है। अब मैं छोटे छोटे सवालों के जवाब देता हूँ। नंबर 1, सीटी स्कैन कब कराना चाहिए? देखिए, माइल्ड डिजीज में सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है। 85 से 90% लोग माइल्ड डिजीज के होते हैं, बिना बात के सीटी स्कैन कराते रहते हैं। एक सीटी स्कैन से 300 एक्सरेज का एक्सपोजर होता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये माइल्ड डिजीज वाले ही हैं जो कि हेल्थ केयर के ऊपर जोर भी डालते हैं और अननेसेसरी सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट ये सब कराते हैं। माइल्ड केस में आपको कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं। मॉडरेट केस के अंदर डेफिनेटली यू शुड गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन एज पर विद द डॉक्टर्स एडवाइस। इसके ऊपर आप जो है सीटी स्कैन अगर डॉक्टर एडवाइस करता है वो भी आपने करना है, और बाकी चीजें भी। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था एंकर साहिबा कि क्या एक्सरे से काम हो सकता है? बिल्कुल। आप इनिशियली एक्सरे करा के देखिए, अगर हमारे को एक्सरे में फाइंडिंग मिल जाती है तो दैट इज कंक्लूसिव एनफ कि आपको कोविड है। एक्सटेंशन देखने के लिए जैसे डॉक्टर सोनिका ने बहुत अच्छे से बताया कि डेफिनेटली सीटी स्कैन की जरूरत है, कौन से लोग में क्या है, लेकिन एक डिजिटल एक्सरे कराने से सिर्फ एक एक्सरे का एक्सपोजर होता है और शायद आप सीटी स्कैन को बचा सकते हैं। दूसरा सवाल, रेमडेसिविर कब देनी चाहिए? जो भी पेशेंट ऑक्सीजन पे नहीं है और एडमिटेड नहीं है वो रेमडेसिविर नहीं लेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम डेली इस चीज की शॉर्टेज से फेस करते हैं। और शॉर्टेज इसीलिए है कि माइल्ड केसेस जो है वो किस तरह से कैनुला लगा के अपने घरों पे रेमडेसिविर लगाते रहते हैं। इट इज नॉट इंडिकेटेड। दूसरी चीज ये भी बताना चाहूंगा, सर मैं चाहूंगी आप इस पॉइंट को थोड़ा दोहराएं, क्योंकि रेमडेसिविर जो है वो लगातार सुर्खियों में भी रही है, उसके इंजेक्शंस लगातार सुर्खियों में भी रहे हैं और बार-बार जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरे को रोज इस चीज से, मेरे और मेरी टीम जो डॉक्टर्स की है, इंटेंसिविस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, हम लोग रोज इस चीज से जूझते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके व्यूअर्स, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा, रेमडेसिविर नहीं मिलेगी जब तक आप एडमिट नहीं है। रेमडेसिविर नहीं मिलेगी जब तक आपकी ऑक्सीजन कम नहीं है। इसके अलावा रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज ये भी बता दूं, रेमडेसिविर इज अ वीक ड्रग। रेमडेसिविर की जो स्टडीज हुई हैं उनमें ये ज्ञात किया गया कि अगर 1000 लोगों को हम रेमडेसिविर दे रहे हैं, 1000 लोगों को पानी दे रहे हैं,
अगर उन 1000 में 40 की मौत इस आम में होगी, 40 की उसमें होगी। रेमडेसिविर आपकी मृत्यु को नहीं रोकेगी, केवल डिस्चार्ज टाइम को 2 दिन वो कम करती है। तो रेमडेसिविर इज ए वीक ड्रग। जो मेन स्टे ट्रीटमेंट का होता है वो ऑक्सीजन होती है, स्टीरॉइड्स वेयर एवर दे आर इंडिकेटेड। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। स्टीरॉइड्स भी आपको तभी मिलेंगे, स्टीरॉइड्स ऐसे नहीं मिलेंगे। माइल्ड केस में कोई स्टीरॉइड नहीं लेगा, मैंने देखा घर में ही स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं, उसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। स्टीरॉइड्स आपको कभी केवल तभी मिलेंगे जब आपकी ऑक्सीजनेशन कम हो रही है या फीवर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, 10th डे के बाद भी फीवर जा रहा है, हाई ग्रेड जा रहा है, तो तभी आपको स्टीरॉइड मिलेंगे। हर चीज की क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, एंड 2+2 is 4। इतना क्लियर वो प्रोटोकॉल्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, इवन ऑक्सीजन देने की भी प्रोटोकॉल है। ऑक्सीजन देने के बाद में हाई फ्लो के ऊपर ट्रांसफर करने की भी प्रोटोकॉल है, वेंटिलेटर पे डालने की भी प्रोटोकॉल है। और जो हम टेस्ट कराते हैं सीआरपी, फेरेटिन, ये सब इनकी ये केवल मॉडरेट केसेस में कराएंगे, माइल्ड केसेस में कराने की जरूरत नहीं है। माइल्ड में केवल आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप मॉडरेट में तो नहीं जा रहे हैं। जब तक आप मॉडरेट में नहीं जा रहे हैं, यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टिगेशन टू बी डन, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, माइल्ड केसेस को भी ये पता होना चाहिए कब उन्हें हॉस्पिटल भागना है। अक्सर लोग, ये 2-धारी तलवार है, अक्सर लोग क्या करते हैं, एक तो ओवर रिएक्ट करके बिना बात के टेस्ट करा के अपना नुकसान करते हैं। दूसरा ये भी करते हैं कि घर में बीमारी बिगड़ी जा रही है और घर में ही बैठे हुए हैं। यू मस्ट नो व्हेन यू हैव टू रश टू द इमरजेंसी। कोई भी व्यक्ति जिसको माइल्ड कोविड है वो घर में है, अगर उसके होंठ और नेल्स नीले हो रहे हैं, सांस में दिक्कत आ रही है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, फीवर ड्यूल आ रहा है, यानी अभी ठीक होने के बाद दोबारा आ रहा है, आप तुरंत अपने, या आपको खुमारी हो रही है या ड्राउजीनेस हो रही है, आप हॉस्पिटल जाइए। ये क्लियर कट गाइडलाइंस है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता भी हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, हम सीटी स्कैन को लेकर एक बहुत लेंथी डिस्कशन हमने किया सारे पैनलिस्ट के साथ। सीटी स्कैन से जो खतरा है, जो बीते दिनों में पूरे टाइम सुर्खियों में रहा है, मैं वो आपसे समझना चाहती हूँ। और ये बैलेंस एक पेशेंट जब जा रहा है उसके जहन में ये बैलेंस कैसे आएगा? एक तरफ सीटी स्कैन कराने की जरूरत भी है, दूसरी तरफ उसे ये भी बताया जा रहा है कि 1 सीटी स्कैन इज इक्वल टू 300 एक्सरेज, इट कैन लीड टू कैंसर। तो उसके मन में चिंता भी आ रही है एट द सेम टाइम। देखिए, मैं सारे सबकी बातें सुन रहा था ध्यान से। अभी देखो, आप हर बीमारी का आपको होलिस्टिक व्यू लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बीमारी का अगर कोई क्लियर कट इलाज नहीं होता, उसके बहुत सारे इलाज पैदा हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं 1 साल के अंदर बहुत सी पैथीज आई, बहुत सी थेरेपीज आई। इवन हमारे एलोपैथी में भी हम लोग अपना स्टांस चेंज करते रहते हैं एज वी गेट वाइजर ऑल्सो। इसी तरह से टेस्ट के बारे में बात आती रहती है, क्योंकि आप डिसीज के बारे में बहुत श्योर नहीं है, डिसीज का पैटर्न बदलता जा रहा है, डिसीज की सीवियरिटी बदलती जा रही है, तो आपको टेस्ट को भी अपने मॉड्यूलेट करना पड़ता है। अब ये देखिए, इलाज हमने टेस्ट का नहीं, इलाज हमने मरीज का करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरूरत नहीं हर पेशेंट को टेस्ट किया जाए। क्लिनिकल कंडीशन पेशेंट की चेक करना और क्लिनिकल जो उसका जजमेंट है वो आज भी बेस्ट है। मोस्टली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। जो पेशेंट माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, उनको माइल्ड सिम्टम्स है, ना उनको किसी टेस्ट की जरूरत है, ना उनको किसी दवाई की जरूरत है, एक्सेप्ट पैरासिटामोल ले सकते हैं। आप टेस्ट करवाना ना करवाना आपके क्लिनिशियन के जजमेंट पे डिपेंड करता है। डॉक्टर लाल ने एक बात बोली थी, बड़ी पर्टिनेंट वो लाइन थी कि उस टेस्ट कराने का पर्पस क्या है। या तो टेस्ट करने से आपके डायग्नोसिस में आपको हेल्प मिलती हो। अब डायग्नोसिस का कोई भी डेफिनेट टेस्ट नहीं, आरटीपीसीआर फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, और सीटी स्कैन में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक केसेस में पैचेस आ सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। या टेस्ट आप जब करवाते हैं उस टेस्ट से आपकी थेरेपी में कुछ बदलाव होना होता है। अगर आपको लगता है कि इस टेस्ट कराने से डॉक्टर को लगता है कि मैं वाइजर हो जाऊंगा और वो मेरे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट को बदल सकता है, तो मैं इसको कराऊं। अब अननेसेसरी का टेस्ट करवाने से मैं देख रहा हूँ लोग टेस्ट भी करा रहे हैं, रिपीटेडली टेस्ट करा रहे हैं इसको, तो इकोनॉमिक बर्डन भी है। आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो सिस्टम पे भी प्रेशर ज्यादा है और आपको इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। तो सिर्फ सीटी स्कैन नहीं, बाकी ब्लड टेस्ट भी है, बहुत इंफॉर्मेटिव टेस्ट है। सीटी स्कैन आई थिंक द लास्ट टेस्ट टू बी डन। अदरवाइज क्लिनिकली डॉक्टर जज कर पाते हैं पेशेंट की कंडीशन देख करके, उसकी सांसों को देख के, बुखार को देख के, ऑक्सीजन का सैचुरेशन देख के आप पता कर सकते हो। सीटी से लास्ट कोड जहां बिल्कुल सर्टेन है कि मैं किससे डील कर रहा हूँ। अदरवाइज जो रूटीन टेस्ट है गुड इनफ है, क्लिनिकल कंडीशंस गुड इनफ है। आप टेम्परेचर देखिए, उसका सैचुरेशन देखिए, उसके अदर वाइटल्स देखिए। आखिरी में अगर लगता है कि आपको बहुत जरूरत है टेस्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी अननेसेसरी टेस्ट के फेवर में नहीं हूँ, मैं अननेसेसरी ड्रग्स के फेवर में, और ज्यादातर डॉक्टर्स इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने एक बात बोली थी कि शुरू में कहा था कि ना बातें पहले किए कर आप ये कह रहे हैं, ये सच है। उससे कल हम कुछ और भी कहें, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस अपने आप को रीएवेल्युएट करता है। शुरू में कोई बीमारी आती है तो हम एक थ्योरी पोस्टुलेट करते हैं, एक दवाई को लाते हैं, टेस्ट को लाते हैं, उसको हम क्रिटिकली रीएवेल्युएट करते हैं डाउन द लाइन 6 महीने साल तक। अगर हमें लगता है वो दवाई काम नहीं कर रही थी, वो टेस्ट हमारा काम नहीं कर रहा था, तो हम नई दवाई या नए टेस्ट पे जाते हैं, पुरानी दवाई को बोलते हैं गलत, इसको चेंज करना पड़ेगा।
तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, जहां हम सेल्फ रीएवैल्यूएट करते हैं, हमारे स्टेटमेंट 6 महीने में बदल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर विजडम, आवर नॉलेज, आवर एक्सपीरियंस एंड द मे बी चेंजिंग पैटर्न ऑफ द डिसीज। ठीक ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप बता रहे हैं। डॉक्टर बरनौली दत्ता, इस डिस्कशन में मैंने सुना कि बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो रिपीट, मैंने खुद देखा अपने ही केस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो ट्रीटमेंट है उसके बाद जो रिव्यू है उसमें वो सारे टेस्ट हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर डॉक्टर्स ही वो टेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं और वो आपके, क्या ये टेस्ट, मैं यहाँ पे रिकवरी की भी बात कर रही हूँ आपसे, जैसे आई एम इन माई रिकवरी फेज नाउ, तो तब वो टेस्ट कितने अहम और कितने क्रिटिकल हैं? So I think I agree with all the doctors in the panel who have said that unnecessary testing, repeat testing की कोई वैल्यू नहीं है। जो हम पेशेंट्स के साथ टेलीकंसल्टेशन के थ्रू बात करके जो हमें सेंस मिलता है, that should guide everything. So blood test, CT scanning repeatedly is of absolutely no use. Mild illness, the vast majority घर पे उनके पास they have enough immunity to just deal with it, get better at home. तो उनके लिए कोई repeated बार टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। The patients who get admitted to hospital with moderate या severe disease, obviously उनका थोड़ा different वो रहता है, and we do use कुछ markers हम लोग यूज करते हैं जैसे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स अलोंग विद द क्लिनिकल पिक्चर। ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि मेरा फेरिटिन ये है, मेरा सीआरपी रेज्ड है, इसका क्या? ना, एक नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, यू हैव टू टेक द होल पिक्चर। हाउ इज द पेशेंट का क्या स्टेटस है, क्लिनिकली कैसा है, सिम्टम्स क्या है, हिसाब से डी डाइमर कितना क्रिटिकल है? We do it again, no relevance in mild cases. Moderate में we know that in COVID blood thick हो जाता है, it's a prothrombotic जिसको कहते हैं, clots बनने का risk होता है। So patients who are admitted with moderate severe disease, we do check the D-dimer, we do give them blood thinner at a small dose, but doesn't mean कि every person जो घर पे है जिसका treatment हो रहा है, everybody needs to be on it. And sometimes I find that doctors are not even ordering, but patients अपने आप से on autopilot, they're getting CRP, D-dimer अपने हिसाब से कराते जा रहे हैं, and then the interpretation, ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा घट गया, इसका क्या interpretation? So that becomes just confusing for everyone. Ultimately, it's the doctor's job to evaluate the clinical picture कि patient का क्या status है, then add on the investigations. Recovery phase में भी relevance होता है in the sense that कोई markers बहुत raised होता है in the acute period, जैसे पेशेंट को बहुत बुखार है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, एंड सीआरपी, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बहुत रेज्ड है, वी डू नीड टू फॉलो अप टू मेक श्योर कि दे हैव नॉर्मलाइज्ड। So not randomly, एक नॉर्मल से एक और नॉर्मल का कोई रेलेवेंस नहीं है। But if a patient has raised markers, we definitely have to ensure, along with clinical recovery, that these have also settled down. So I think it is the doctor's prerogative, not the patient's की बस कराते जाओ. But the problem with COVID has been that there's so much information overload for everyone. सबको इतना ज़्यादा information मिला है without the ability to, understand it or interpret it. And so I feel this excessive testing and all has just needs to be moderated, needs to come down. थैंक यू डॉक्टर बरनाली दत्ता। दूसरे सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन एक पॉइंट जो बार बार यहाँ पर हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है, आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। डॉक्टर्स का काम स्पेशलाइज्ड है, डॉक्टर्स को ही उनका काम करने दीजिए। डॉक्टर सोनिया लाल, आपसे मेरा अगला सवाल है, कोरोना के अगर हल्के लक्षण हैं तो दवाई कब लेनी शुरू करनी है, ये कैसे डिसाइड होगा? अगर हल्के लक्षण भी है दीदी, तो सबसे पहली बात है डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें। चाहे लो ग्रेड फीवर है, चाहे हल्के से गले में खराश है, एक आपको गाइडेंस मिल जाती है। आजकल इतना ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीजें घूमती हैं, ये करो वो करो। देखो, सिम्टोमेटिक रिलीफ, किसी को स्टीम इनहेलेशन करना है, गागल्स करना है, वो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, पर जब दवाई की बात आती है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर ही किया जाए। तो चाहे किसी को लो ग्रेड है, चाहे किसी को हल्की सी गले में खराश है, या कोई भी तकलीफ हो रही है, सबसे पहली चीज है डॉक्टर्स, और फॉर्चुनेटली टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। पहले जैसी स्थिति नहीं है कि किसी को हॉस्पिटल तक ही जाना पड़ेगा, क्लिनिक तक ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि प्लीज एडवांटेज उठाइए टेली कंसल्टेशन का, डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए और उनके गाइडेंस के अंदर ही कोई भी दवाई लीजिए, बिकॉज कभी पता नहीं चलता है कौन सी दवाई किसको कैसे असर करे, इसलिए जरूरी है कि गाइडेंस के अंदर ही लिया जाए। डॉक्टर अरविंदर सोई,
मैम कह रही हैं, कंसल्टेशन की बात यहाँ पर कर रही हैं, तो क्या RT-PCR रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाना चाहिए या ट्रीटमेंट उस टेस्ट के साथ एट द सेम टाइम शुरू हो जाना चाहिए? देखिए, जैसे पहले बताया गया है इस प्रोग्राम पे सारे डॉक्टरों द्वारा, RT-PCR की रिपोर्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को सिम्टम्स हैं जो कोविड के सजेशन करते हैं, जिस तरह के आज सिम्टम्स बताए गए हैं आपको, तो उसे कोविड डिजीज अज्यूम करके उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो जैसे कि ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार, वो इलाज होना चाहिए और फिजिशियन से इमीडिएटली यू हैव टू गेट इन टच। और कोविड रिपोर्ट आने के बाद एक तरह से कंफर्मेशन हो जाती है, और कई पेशेंट्स हैं जिनकी एक एक हफ्ते तक भी कोविड रिपोर्ट आजकल पॉजिटिव नहीं होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो संक्षेप में यही कहूंगा कि इलाज सिम्टम्स शुरू होते ही शुरू हो जाना चाहिए, कोविड रिपोर्ट आई हो या ना आई हो। एक अहम सवाल डॉक्टर अरविंद सोई जो है, हॉस्पिटल कब जाना है? कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप हमारे दर्शकों को बता सके सरल भाषा में कि अगर ये हो रहा है तो ये वक्त है कि आप हॉस्पिटल जाएं। जी बिल्कुल, अगर माइल्ड कोविड की डिजीज हुई है और उसके सिम्टम्स को लेकर आप घर पे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक डॉक्टर से अवश्य कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर 7 दिन से ज्यादा बुखार चल रहा है, 100-101 से ज्यादा, या सीवियर खांसी चल रही है, या फिर अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 से नीचे रह रही है, या वॉमिटिंग डायरिया की वजह से आपको फ्लूइड की, पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो इन सब कंडीशंस में अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। और आप अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें और इमीडिएटली उनको ये बताएं कि ये प्रॉब्लम्स है और अस्पताल में भर्ती होने की चेष्टा करें। लेकिन जब तक भर्ती नहीं होते हैं, कुछ घर पे इलाज और हो रहे हैं मॉडरेट डिजीज के लिए। कई पेशेंट्स हैं जिनको 90-92 तक सैचुरेशन आ रहा है, तो वो मॉडरेट डिजीज मानी जाएगी और उनके लिए घर पे ऑक्सीजन लिया जा सकता है। लेकिन वो कैसे लेना है, कॉन्सेंट्रेटर से लेना है, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर लेना है, ये आपके डॉक्टर, जो भी पेशेंट हैं उनके डॉक्टर उनको समझा सकते हैं। और घर पे स्टीरॉयड लेना है कि नहीं लेना है, ये नॉर्मली 1 हफ्ते के बाद ही लेने की जरूरत पड़ती है। वो भी उनको वही फिजिशियन जिससे वो संपर्क में है बताएंगे। अच्छा, वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया स्टेरॉइड का। डॉक्टर रवि मलिक, स्टेरॉइड बार बार सुनने में आ रहा है, इस श्रेणी में मैं आपसे समझना चाहूंगी कौन सी दवाइयाँ जिन्हें आप इस कैटेगरी में रखेंगे, या फिर इंजेक्शंस? एक लेमन के हिसाब से यहाँ पे एक आम साधारण नागरिक के लिहाज से अगर इसे समझना चाहें, और स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स, उस पर भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। स्टीरॉइड्स के बारे में 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। स्टीरॉइड्स कैन बी लाइफ सेविंग, एट द सेम टाइम अगर हम उनको गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। स्टीरॉइड्स के अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हाइपरटेंशन स्टीरॉइड से हो सकती है, बीपी जो है ज्यादा बढ़ सकता है आपका, या शुगर आपकी काफी बढ़ जाती है स्टीरॉइड्स के साथ में। और स्टीरॉइड्स के और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और अगर लंबे टाइम तक दें तो बच्चों के अंदर इवन ग्रोथ में भी दिक्कत आ जाती है, फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड स्टीरॉइड्स ही, अगर पूरी दवाइयों के जखीरे में मैं देखूं तो स्टीरॉइड्स ही एक ऐसी दवाई है जिसके बेस्ट इफेक्ट्स हैं कोविड वायरस की साइटोकाइनिन स्टॉर्म, जिसकी वजह से की मृत्यु होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो स्टीरॉइड्स को यूज जो है जुडिशियसली करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टरी सलाह से करना चाहिए। नंबर 3, इसकी डोज कितनी देनी है और इसको कितने दिन तक देना है और इसको टेपर कैसे करना है, ये सब मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए। खुद स्टीरॉयड आप शुरू नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दूसरी बात ये बता दूं, स्टीरॉयड्स 2 तरह से आते हैं। एक तो हम उसको इंजेक्टेबल यानी इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, मिथाइलप्रेडनिसोलोन वगैरह जो स्टीरॉयड्स आते हैं, और दूसरे हम ओरल भी दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन वगैरह आते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन स्टीरॉयड देने कब है, उनकी इंडिकेशंस भी बड़ी क्लियर कट है, और वो क्लियर कट इंडिकेशंस आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको आवश्यकता है स्टीरॉयड लेने की या नहीं है। स्टीरॉयड भी 2 वे से दिए जाते हैं। एक तो शॉर्ट कोर्स 5 से 7 दिन का हम देते हैं, पेशेंट रिकवर हो जाता है, हम बंद कर देते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ टेपरिंग।
लेकिन कई कोविड के मरीजों को हमको स्टीरॉइड जो है वो टेपर करने पड़ते हैं और शायद थोड़ा लंबा टाइम भी देने पड़ते हैं, जिनकी की ऑक्सीजनेशन लंबी चलती है। मैं यहाँ पर एक और चीज बता दूं, अभी तक हम हमेशा बात करते हैं कोविड में क्या करें, कोविड में क्या करें, कोविड रिकवर हो गया तो सब खत्म हो गया। अब हम लोग कोविड की रिकवरी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, जैसे कोविड पीरियड रिकवर हो गया पेशेंट, लेकिन उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बनी हुई है, उसकी लगातार ऑक्सीजनेशन 88-90 पे चल रही है और उसको हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है 1.5 महीने तक, स्पेशली जो बुजुर्ग वर्ग लोग हैं या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है। तो एक ये भी प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड प्रॉब्लम हमारे को ये भी आ रही है कि स्टीरॉइड जो कोविड है, पोस्ट कोविड स्टेट के अंदर जो 6 हफ्ते का पीरियड है कोविड से ठीक होने के बाद, ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, वो भी बड़ा उन्हें केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरिथमियास हो सकते हैं और साथ में जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जा सकती है। और तो इस तरह से हमारे को स्टीरॉइड्स का जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डोज और कितने दिन देने और कैसे टेपर करना, ये केवल मेडिकल सुपरविजन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो, और अक्सर हमें ये देखते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब हम इंट्रावीनस स्टीरॉइड्स देते हैं तो पेशेंट की शुगर बढ़ जाती है, खासकर जो डायबिटिक है उनकी शुगर इतनी बढ़ जाती है और जो नॉर्मल शुगर के भी है उनकी भी शुगर बहुत बढ़ जाती है और हमारे को इंसुलिन देनी पड़ती है। तो ये स्टीरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट है। बट सेइंग दिस ऑल, मैं फिर भी बताऊंगा स्टीरॉइड्स आर लाइफ सेवर्स। अगर आपका डॉक्टर कहता है स्टीरॉइड लीजिए, 1 मिनट ना लगाइए, उसको तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर समय रहते स्टीरॉइड शुरू हो जाते हैं तो ये बीमारी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती। ठीक, डॉक्टर अरुण गुप्ता, आइवरमेक्टिन दवाई जो है लगभग सभी प्रिस्क्रिप्शंस में है, लेकिन अब इसके डोज को लेकर कंफ्यूजन है। आप बताइए हमारे दर्शकों को कब लेनी है, कैसे लेनी है, नहीं लेनी है, क्या है इसको लेकर स्थिति? देखिए, जब लास्ट ईयर ये कोरोना शुरू हुआ था तो आपको याद होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेके कितना शोर मचा था, ऑल ओवर वर्ल्ड बचा था। तब हम लोगों को लगा था कि वंडर ड्रग मिल गए जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद ये डॉक्सीसाइक्लिन की बात हुई, एजिथ्रोमाइसिन की बात हुई, आइवरमेक्टिन की बात हुई। इन दवाइयों का नाम आता कैसे? जब कोई बीमारी आती तो आप पहले हाइपोथेसाइज करते हो कि एक पर्टिकुलर बीमारी में दवाई काम करेगी। उस दवाई को लेके कुछ जगह स्टडीज होती है, स्टडीज की बेसिस पे कुछ लोग दवाई को शुरू कर देते हैं। इनमें से कोई भी दवाई कभी भी एम्पिरिकली प्रूव नहीं की गई। इनके सबके स्टडीज थी, जैसे आइवरमेक्टिन की बात करें, एक स्टडी बांग्लादेश में हुई थी, एक ऑस्ट्रेलिया में कहीं स्टडीज हुई थी। उसके बेसिस पे बहुत से क्लिनिशियंस ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। आज की डेट में उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े, रेमडेसिविर आई और हैवी फ्लू करके और बहुत सी दवाइयां आती रही। आप मेडिकल साइंस में जब कोई बीमारी नहीं आती तो आप कई दवाइयों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा एक पुराना तरीका है, कई दशकों से चलता रहा, ताकि हम देखते हैं दवाइयों का असर किस पे आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा। इसी तरह से दवाइयां शुरू होती है तो उनकी डोज कितने इस्तेमाल करनी है, उनका इंडिकेशन कब होना है, किस एज ग्रुप में स्टार्ट करना है, ये चीजें बड़ा डायनेमिक होती हैं। इनको टाइम पे टाइम बदलते रहते हैं। अब आइवरमेक्टिन स्टार्ट की थी तब आज भी आइवरमेक्टिन यूज होती जा रही है, पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है। इसी तरह से रेमडेसिविर का है, पर रेमडेसिविर के भी जैसे बताया पहले भी कि स्पेसिफिक इंडिकेशन है, बहुत कम चीजों में इफेक्टिव है। प्लाज्मा को लेकर बड़ा कंट्राडिक्शन से कई जगह बोला गया कि बिल्कुल फायदा नहीं करती, कुछ जगह के लिमिटेड फायदे कहते हैं। तो ये चीजें ना बार बार सवाल आते रहेंगे, बाकी सारी दवाइयों को लेके आगे भी आते रहेंगे। इसकी वजह मैंने ही बताया कि हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में अपने ही दवाइयों को, अपने तरीकों को बार बार रीस्क्रूटनाइज करते रहते हैं। तो आगे के दिन में उसमें कोई नई दवाई आए, पुरानी दवाई को डिस्कार्ड करना पड़ जाए, हो सकता है इसी का पैटर्न भी बदल जाए। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो भी मरीजों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके डॉक्टर से संपर्क में रहिए। डॉक्टर्स आपके मोस्टली अपडेटेड होते हैं। इस समय हर डॉक्टर वर्चुअली हर रोज पढ़ रहा है कोरोना के बारे में, तो उनको लेटेस्ट नॉलेज रहती है। तो हो सकता है आज डॉक्टर का स्टेटमेंट 6 महीने पहले कुछ आज का स्टेटमेंट बदल भी सकता है। तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ऐसा नॉर्मल मेडिकल साइंस में होता है। जी जी, डॉक्टर बरनौली दत्ता, हम लगातार रेमडेसिविर और दूसरे इंजेक्शंस के बारे में सुन रहे हैं, उनकी कमी के बारे में भी सुन रहे हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं उनकी तलाश में, ये भी सुन रहे हैं। क्या इन इंजेक्शंस के ऑप्शंस एज इन विकल्प मौजूद नहीं है? इन इंजेक्शंस के ऑप्शन विकल्प हैं क्या? इनके इंजेक्शंस के विकल्प हो सकते हैं क्या? ये भी डिस्कस हुआ है कि हमारे पास क्लियर कट एविडेंस कि कौन सा दवाई एक्चुअली काम करता है, ये हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है कोविड में। सो रेमडेसिविर इज द एंटीवायरल एंड जैसे बताया गया है इट शॉर्टन्स द हॉस्पिटल स्टे, बुखार को थोड़ा ठीक कर देता है बट नो इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी। सो जो रेमडेसिविर का शॉर्टेज बिकॉज ऑफ ओवर यूज एंड अब्यूज
मतलब एक्सेसिव यूज हो रहा है. सो वी हैव मेड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दैट 10 दिन के बाद जो पेशेंट आएंगे उनको नहीं दिया जाएगा. माइल्ड इलनेस डेफिनेटली नॉट. मॉडरेट सीवियर में कंसिडर कर सकते हैं. सो स्पेसिफिक इंडिकेशंस, बिकॉज अदरवाइज इसी वजह से शॉर्टेज होता है, बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग इट, ओवर यूजिंग अ मेडिकेशन जब इंडिकेशन नहीं होता है. इस टाइप के ढेर सारे और है. वी हैव द मेडिकेशन जो एंटी साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए होता है, टोसिलिजुमैब, बेविसिजुमैब, अब इटोलिजुमैब, ये quite a few of these medicines जो cytokine storm, they are anti-IL-6. IL-6 is the molecule जो cytokine storm को वो cascade को बना के रखता है, and these injections block it. Now उनका भी there's a tocilizumab huge shortage. There have been studies now, of course इसके लिए अभी evidence है that it can benefit in a subset, it can help in mortality, but now we have a shortage. हमारे पास है ही नहीं. We have it only getting it from the government. और जो नए आए हैं उनके लिए एविडेंस नहीं है. सो वी आर इन अ प्लेस बिकॉज इट्स अ न्यू डिजीज. व्हाट एक्चुअली वर्क्स, किसके लिए एविडेंस कितना है, ये बहुत लिमिटेड है. जो स्टडी हमें डेफिनेट एविडेंस देता है इज फॉर स्टेरॉइड, एंड दैट हैज ऑलरेडी बीन टच्ड अपॉन बाय द अदर डॉक्टर की स्टेरॉइड्स का of course judicious use, but that is one thing that a clinician depends on a lot for COVID. हमें पता है कि at the proper timing, proper dosing से patient it can be life saving, lung saving. But other medicines का थोड़ा वो ही है कि clear cut evidence नहीं है. And I think we have to build on it. We have to build on our experience, build on our evidence. This wave, the disease is very different from last wave. It is intense, it is severe, and we will understand more as we go on. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बरनाली दत्ता, डॉक्टर अरविंद सोई, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर सोनिया लाल एंड डॉक्टर अरुण गुप्ता. आपने जिस तरह से इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आप दर्शकों से भी अपील है, हमारी कोशिश थी हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं ताकि जो कन्फ्यूजन है उसे कुछ हद तक हम दूर कर पाएँ. लेकिन इस बात को दोहराते हुए कोविड ट्रीट करना डॉक्टर्स का काम है. आप डॉक्टर्स को ही ये काम करने दीजिए और सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.